सन 1944 में इटली के फौजी अमरीकी वर्दियां पहने हुए नजर आते थे। वो फतह के बागात में काम कर रहे थे, मकामी लोगों के साथ दुआओं में शरीक होते और गर्म खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब यही मर्द टेक्सास के सहराओं में कांटेदार तारों के पीछे कैद थे। मोसोलिनी की नाकाम शुमाली अफ्रीकी मुहिम के बाद कैद कर लिए गए एक हथियार डालने के मुआहदे पर सिर्फ एक दस्तखत ने उनकी किस्मत बदल दी थी। दूसरी तरफ बहरे ओकियानुस के पार कुछ और इतालवी फौजी बर्फीले इलाकों में लड़ रहे थे। उन्हें मुशक्कत भरे कामों पर मजबूर किया गया, खाने को बमुश्किल कुछ मिलता और वो अपने दुश्मनों के हाथों जिल्लत के साथ साथ अपने ही साबिक साथियों की नफरत का शिकार बने। ये वो फौजी थे जिन्होंने कभी जर्मनों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ा था, मगर अब रेख के कहर का सामना कर रहे थे। चंद बरस पहले उन्हीं में से बहुत से यूनान के साहिलों पर सूरज की रोशनी में खिदमत अंजाम दे रहे थे, मगर एक ही कलम के वार ने सब कुछ बदल दिया। जदीद तारीख में बहुत कम मौके ऐसे आए जब किसी कौम के सिपाहियों की तकदीर इतनी तेजी से और इतनी मुकम्मल तौर पर उलट गई हो जितनी कि दूसरी जंग अजीम में इटली के फौजियों की। जंग आगाज में इटली ने जर्मनी के साथ बाकायदा इत्तेहादी के तौर पर वफादारी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब 1943 में इतालवी हुकूमत ने किसीबीले का मुआहिद जंग बंदी आर्मिस्टिस ऑफ कैसाबेल दस्तखत किया और इत्तेहादियों का साथ देने का फैसला किया, तो लाखों इतालवी फौजियों के लिए सूरत हाल इंतहाई उलझन आमेज बन गई। एक ही रात में जो फौजी कल तक हिटलर के लिए लड़ रहे थे वो आज रेख के दुश्मन बन गए, और जो फौजी पहले ही इत्तेहादियों की कैद में थे वो अचानक एक नई सियासी शनाख्त के हामिल बन गए। कैद होने वाले इतालवी फौजियों की किस्मत इस बात पर मुनहसर थी कि उन्हें किसने गिरफ्तार किया। बरतानवी सल्तनत इतालवी जंगी कैदियों की सबसे बड़ी निगरान बन गई। 1940 के खजान से 1941 के मौसम बहार तक शुमाली अफ्रीका में तकरीबन 2 लाख इतालवी फौजी कैद किए जा चुके थे। बरतानवी हुकूमत को खदशा था कि इतने ज्यादा दुश्मन फौजियों को यूरोप के करीब रखना खतरनाक होगा, लिहाजा उन्हें सल्तनत के दूर दराज खतों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और कीनिया में भेज दिया गया। लेकिन जुलाई 1941 तक पहले इतालवी कैदी खुद बरतानिया पहुंचने लगे। शुरू में ये एक बोझ लगता था, मगर जल्द ही साबित हुआ कि ये एक मौका है। बरतानिया को जंग के दौरान मजदूरों की शदीद कमी का सामना था और ये कैदी एक फौरी हल बन गए। बरतानवी हुकाम ने जल्द ही समझ लिया कि इतालवी कैदी मुल्क की मईशत को सहारा दे सकते हैं, चुनांचे उन्हें सख्त हिफाजती निगरानी के बजाय खेतों, सड़कों और तमीराती कामों पर भेज दिया गया। हर कैदी की फाशजम से वाबस्तगी के लिए छानबीन की जाती और जो गैर खतरनाक समझे जाते उन्हें निस्बतन आजाद माहौल में रखा जाता। ये कैदी सिर्फ खेतों में ही नहीं बल्कि जंगलात, तामीराती महकमों और पब्लिक वर्क्स में भी काम करते थे, सब कुछ जेनीवा कन्वेंशन के असूलों के मुताबिक। कुछ ने तो कीनिया की अजीम नॉर्थ रोड की तामीर में भी हिस्सा लिया। हालात एक कैंप से दूसरे तक मुख्तलिफ थे, मगर मजमूई तौर पर बरतानिया में कैद इतालवी फौजियों की जिंदगी काबिल बर्दाश्त थी। विंचम इंग्लैंड के कैंप नंबर 37 में कैदी अपनी ही तामीर करदा झोंपड़ियों में रहते थे, मजबूत लकड़ी के घर, अंदर हेडर्स, पानी के नल और रोशनी के साथ। उन्हें रोजाना 3 वक्त का खाना, 8 घंटे की मुलाजमत और थोड़ी बहुत तनख्वाह दी जाती थी। फारिग वक्त में वो ड्रामे करते, किताबें पढ़ते, मौसीकी बजाते और मकामी टीमों के खिलाफ फुटबॉल मैच खेलते। इतवार को अक्सर मकामी गांव के लोगों के साथ इबादत होती, जिसके बाद दोस्ताना खेल या खाना शेयर किया जाता। घर से खत किताबत उनके हौसले बुलंद रखती। हर हफ्ते एक खत और एक पोस्ट कार्ड भेजने की इजाजत थी, जिससे वतन से रिश्ता कायम रहता। लेकिन 1943 में जब इटली ने हथियार डाल दिए और मार्शल बारोलियो की नई हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिल गई, तो इन फौजियों के सामने एक मुश्किल इंतखाब आ गया। जो नई इतालवी हुकूमत के वफादार बनने पर राजी हुए उन्हें ज्यादा आजादी और बेहतर सहूलतें मिली, और जो ताआवन से इनकार करते उन्हें सख्त निगरानी वाले कैंपों में बंद कर दिया गया। रूम और इतालवी खानदानों ने अपने फौजियों की वापसी की दरखास्त की, लेकिन इत्तेहादियों ने उन्हें मजदूर के तौर पर कैद रखना बेहतर समझा। ये इतालवी कैदी अब एक अजीब कानूनी खला में थे। वो एक ऐसी कौम के कैदी थे जो अब खुद उनकी इत्तेहादी बन चुकी थी। दोहरे दर्जे ने उन्हें एक लचकदार मजदूर कुव्वत में बदल दिया। इत्तेहादी कमांड ने उन्हें मुख्तलिफ गैर जंगी कामों में लगा दिया। फौजी अड्डों की मरम्मत, सड़कें, खेत या बंदरगाहें। ज्यादातर के लिए बरतानिया में जिंदगी पुरामन और इंसानी सलूक वाली रही। कभी कभार तसादम या बदतमीजी के वाकयात पेश आए, मगर दूसरी जगहों के मुकाबले में बरतानवी निगरानी में इतालवी कैदियों का तजुर्बा नरम था। तकरीबन 63% कैदियों ने बिल आखिर इत्तेहादियों की मदद के लिए रजाकाराना खिदमत अंजाम दें। कई एक जंग खत्म होने के बाद भी बरतानिया में ही रह गए। सरकारी तौर पर उनकी वापसी में साल लग गए। कुछ 1947 तक वापस न जा सके, और बहुत से वहीं मकामी बरतानवी खवातीन से शादी कर के नई जिंदगी शुरू कर गए। जंग के बीचों बीच बनने वाला इंसानी ताल्लुकात का एक खामोश सबूत। बहरे ओकियानुस के उस पार अमेरिका में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। 1943 में जब इतालवी फौजी अमेरिकी हाथों में आए तो वाशिंगटन पहले उन्हें मुल्क के अंदर लाने से हिचकिचाया। अवामी राय और सिक्योरिटी के खदशात उसके खिलाफ थे, लेकिन एक बार फिर मुआशी जरूरत गालिब आ गई। जब लाखों अमेरिकी मर्द मुहाज जंग पर थे तो खेतों और कारखानों के लिए मजदूरों की सख्त कमी हो गई। यूं इतालवी कैदियों को अमेरिकी मिड वेस्ट और जनूबी रियासतों में खेतों में भेज दिया गया। वो कपास चुनते, मकई अलग करते, आलू खोदते और जरी मेहनत के बेशुमार काम करते थे। उनके रहने के मयार ने उन्हें हैरान कर दिया। एक साबिक कैदी ने याद किया कि हर शाम 6 बजे अमेरिकी मुहाफिज कागज की प्लेटें और छोटे गिलास लाते,
खाने में पनीर, सलाद, एक अबला हुआ अंडा, आइस टी और ताजा चकोतरा दिया जाता। हमने सोचा कि हम जन्नत में हैं। उसने लिखा। कुछ कैंपों में इतालवी बावर्चियों को इजाजत थी कि वो फौजी राशन से अपने मीनू खुद तैयार करें और वो आम खाने को ऐसे इतालवी पकवानों में बदल देते जो अमेरिकी अमले के लिए दिलचस्प तजुर्बा साबित होते। फारिग वक्त में कैदी एक्स्ट्रा बनाते, खेल खेलते और थिएटर की पेशकशें करते। कई कैंपों ने आर्जी यूनिवर्सिटियां कायम की जहां कैदी अंग्रेजी अदब, इंजीनियरिंग और कारोबार जैसे मजामीन पढ़ते। पढ़े लिखे कैदी अपने साथियों के उस्ताद बन गए। अमेरिका ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया जिसके तहत इतालवी कैदियों को इत्तेहादी जंगी कोशिशों में बराह रास्त हिस्सा लेने का मौका मिला। उसे इटालियन सर्विस यूनिट्स या आइसिस कहा जाता था। तकरीबन 75% इतालवी कैदियों ने रज़ाकाराना तौर पर यूनिटों में शमूलियत इख्तियार की। वो सड़कों की तामीर, पार्कों की देखभाल, रसद और सप्लाई ऑपरेशंस में काम करते। कुछ ने शुमाली इटली में मोसोलिनी के फाशिस्ट जमहूरिया के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिमती गिरोहों की मदद भी की, तर्जुमानी या रहनुमाई के तौर पर। बाज़ाब्ता तौर पर ये लोग अब भी कैदी शुमार होते थे, लेकिन उन्हें अमरीकी सिपाहियों के बराबर तनख्वाह मिलती और इख्तितामी हफ्ता पर छुट्टी की इजाजत भी होती। कई इतालियों के लिए ये ताआवुन अखलाकी कशमकश का बायस बना। किसी ESU में शामिल होना दरअसल इस बात के मुतरादिफ था कि वो अपने ही हमवतनों के खिलाफ अगरचे बिलवास्ता जंग में हिस्सा ले रहे हैं, मगर दूसरों के लिए ये मौका था कि वो बाड़ों और कैद से निकलकर आजादी और तामीर में अपना हिस्सा डालें। इस एहसास जुर्म के बावजूद उन्हें आमतौर पर बेहतर सलूक और आलमा यार जिंदगी मैसर था। फिर भी कुछ अमरीकी शहरियों ने शिकायत की कि इतालवी कैदियों के साथ जरूरत से ज्यादा नरमी बढ़ती जा रही है। कभी कभार अमरीकी फौजियों और ESU अरकान के दरमियान तनाव पैदा होता, खास तौर पर जब 1944 में शुमाली इटली में अमरीकी हलाकतें बढ़ने लगी। अपने साथियों के मरने पर अफसुर्दा सिपाहियों के लिए इतालियों को काबिल भरोसा इत्तेहादी समझना आसान नहीं था। इसके बावजूद उमूमी इंसाफ और बेहतर सलूक की यादें गालिब रहीं। बहुत से इतालवी कैदी बाद में एतराफ करते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, शायद हद से ज्यादा अच्छा। जंग खत्म होने के बाद इनमें से कई ने वापसी का इरादा ही तर्क कर दिया। जो मोहब्बत या मौके उन्हें अमेरिका में मिले, वहीं नई जिंदगियां शुरू की यूरोप के मलबे से दूर। इत्तेहादी ममालिक में इतालवी कैदियों के साथ अमूमी तौर पर बेहतर सलूक किया गया। वो सख्त मेहनत और कैद से गुजरे जरूर, मगर उनके साथ जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक बर्ताव किया गया। लेकिन जिन बदकिस्मत इतालवियों को 1943 के बाद जर्मनों ने पकड़ा, उनके हालात कहीं ज्यादा हौलनाक थे। जब इटली ने इत्तेहादियों के साथ मुआहदा करके जर्मनी का साथ छोड़ा, तो जर्मन फौज ने ऑपरेशन एक्सेस शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने इतालवी जजीरा नुमा और इसके जेर कब्जा इलाकों पर तेजी से कब्जा कर लिया। इतालवी फौज पहले ही थकी हुई और मायूस थी, इसलिए वो तकरीबन फौरन बिखर गई। सिपाही परेशान, गैर मुनज़्ज़म और गैर यकीनी में मुब्तला थे। लड़ें, भागें या हथियार डाल दें। कुछ ने मकामी मुजाहिमती गिरोहों में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि बाकियों ने हथियार डाल दिए और जल्द ही वो अपने ही साबिक इत्तेहादियों के हाथों कैद कर लिए गए। जर्मनों ने उनके सामने एक सख्त इंतखाब रखा, या तो मोसोलिनी की बहाल करदा फाशिस्ट हुकूमत के तहत लड़ते रहो या हथियार डालकर मजदूर कैंपों में भेजे जाओ, वरना मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। इसके नतीजे में कैदियों की एक खौफनाक तादाद सामने आई। मुअर्रिखीन के मुताबिक तकरीबन 8 लाख इतालवी जर्मनों के हाथों कैद हुए। एक छोटा सा तबका फाशिस्ट इटालियन सोशल रिपब्लिक की फौज में शामिल हो गया, मगर भारी अक्सरियत ने इनकार कर दिया। वो अब इस मकसद के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे जिस पर उन्हें यकीन नहीं रहा था, चाहे इस इनकार का मतलब मौत ही क्यों ना हो। नाजियों के नजदीक ये लोग आम जंगी कैदी नहीं थे, वो गद्दार थे। बर्लिन को इटली की 1915 की गद्दारी याद थी, जब पहली जंग अजीम में इटली ने जर्मनी के खिलाफ रुख मोड़ लिया था। अब 1943 में उन्होंने वही जख्म दोबारा महसूस किया। जर्मन कैंप इंतजामिया ने दानिस्ता तौर पर इन इतालवियों को आम जंगी कैदियों की हैसियत देने से इनकार किया ताकि जिनीवा कन्वेंशन का इतलाक न हो। इन्हें एक नया नाम दिया गया, इटालियन मिलिट्री इंटरनीज, यानी इतालवी फौजी असीर। ये महज एक ब्यूरोक्रेटिक चाल थी जिससे उनके बैनुल-अक़वामी हुकूक खत्म हो गए। बाद में उन्हें शहरी मजदूर सिविलियन वर्कर्स करार दिया गया ताकि रेड क्रॉस की निगरानी से भी बचा जा सके। इसके बाद उन पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई। उन्हें जबरदस्ती खेतों, कानों और फैक्ट्रियों में काम पर लगा दिया गया। खुराक नाकाफी, रहायश नाकिस, सर्दियों में शदीद ठंड, तपदक और दूसरी बीमारियां तेजी से फैल गईं। सैकड़ों बीमारी से मर गए, हजारों भूख और थकन से। गार्ड्स अक्सर उन कैदियों को गोली मार देते जो कमजोर या नातवान नजर आते। सालाना अमवात की शरह 40% थी, यानी मगरबी यूरोपी कैदियों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा। ये इतालवी कैदी न सिर्फ अपने वतन से कटे हुए थे, बल्कि दूसरे कैदियों से भी तनहा कर दिए गए। बरतानवी, फ्रांसीसी, हत्ता कि सोवियत कैदी भी उन्हें साबिक दुश्मन समझकर नफरत करते। जर्मन उन पर गद्दार का लेबल लगाते। यूं ये लोग सब के लिए अजनबी और नफरत के मुस्तहिक बन गए। जो लोग कभी मोसोलिनी की फौज में फख्र से मार्च करते थे, अब बर्फीले कान कनों की तरह कोयला निकालते, भूखे, थके और बेबस। उन्हें यकीन तक नहीं था कि कभी घर वापस जा पाएंगे। ये एक भयानक तजाद था। जब इतालवी कैदी बरतानवी और अमेरिकी कैंपों में इतवार को मांस पड़ते और फुटबॉल खेलते, तो उनके हम वतन जर्मनी में फैक्ट्रियों की दीवारों के पीछे खामोशी से मरते जा रहे थे। इनका वाहिद जुर्म ये था कि वो एक ऐसी कौम के वफादार रहे जो एक दस्तखत के बाद अचानक अपना रुख बदल चुकी थी।
जंग के आखिरी महीनों में यहाँ तक कि जर्मनी की बाज़ाब्ता शिकस्त के बाद भी इतालवी कैदियों की अजियत खत्म होने से बहुत दूर थी। बहुत सौ के लिए अमन का मतलब आजादी नहीं था। जंग के खात्मे ने महज एक और मुसीबत का आगाज किया, नई ताकतों के जेरे कब्जा कैद की जिंदगी। कुछ लोगों को जल्द रिहा कर दिया गया, लेकिन हजारों इताली फौजी वतन वापस जाने के बजाय फ्रांस, यूगोस्लाविया और सोवियत यूनियन जैसे ममालिक की कैद में चले गए। इताली फौजियों के सोवियत कैंपों तक पहुंचने के दो बड़े रास्ते थे। कुछ तो मशरकी मुहाद पर होने वाली तबाह किन मुहिमात के दौरान गिरफ्तार हुए बर्फानी रूसी मैदानों में रेड आर्मी के हाथों। दूसरे वो थे जो पहले जर्मनों के जेर कब्जा थे, लेकिन जब सोवियत अफवाज आगे बढ़े तो वही आजाद कैदी दोबारा पकड़ लिए गए। दोनों गिरोहों के लिए ये सफर यकसान जालिमाना साबित हुआ। 1945 के दौरान पूरे बटालियन थके हुए फौजियों के रूसी लेबर कैंपों की तरफ जलावतन किए गए। पोलैंड के आर्जी कैंपों से उन्हें हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया और कीरूव के करीब के इलाकों में भेजा गया। कीरूव के करीब एक ऐसा ही कैंप कई इतालियों के लिए कब्रिस्तान बन गया। तकरीबन 65,000 इताली जो सोवियत कैद में आए, उनमें से सिर्फ 20,000 ही जिंदा वापस जा सके, यानी अमवात की शरह हैरान किन थी। 57% जो जर्मन या रोमानियाई कैदियों से भी कहीं ज्यादा थी। ये हलाकतें ज्यादातर कत्ल या तशद्दुद से नहीं, बल्कि इन नाकाबिले बयान हालात से हुई जिनमें ये लोग कैद हुए और जिंदा रहने पर मजबूर थे। इनमें से ज्यादातर स्टालिनग्राड की लड़ाई के बाद पसपा होने के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, जो जदीद तारीख की सबसे तबाहकुन जंगों में शुमार होती है। इतालवी डिवीजन्स जो एक्सिस आर्मी ग्रुप का हिस्सा थी, डान दरिया के बर्फपोश मैदानों में अकेली रह गईं। जब सोवियत जवाबी हमला शुरू हुआ तो इतालवियों को 500 किलोमीटर तवील बर्फीले मैदानों से पैदल वापस जाना पड़ा। न खुराक, न गर्म कपड़े, न उम्मीद। दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। यहाँ तक कि सबसे मजबूत सिपाही भी गिरने लगे। बेशतर रास्ते में ही मर गए, दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि बर्फ, भूख और बीमारी से। टाइफस और गजाई किल्लत ने उनके दरमियान आग की तरह फैलकर सैकड़ों जानें ले लीं। जो जिंदा बचे उन्हें मवेशियों की बंद ट्रेनों में ठूंस दिया गया। दिनों तक बगैर खाने और हवा के बंद रखा गया और फिर मशरिक की तरफ सोवियत यूनियन के कल्ब में ले जाया गया। जो कैंप उनके मुंतजिर थे वो खौफनाक मकामात थे जहां सिर्फ सर्दी, भूख और मशक्कत थी। वो इतालवी जो कभी फाशिज्म के फतूहात के ख्वाब देखते थे, अब बर्फ साफ करते और गैर मुल्की जमीन पर खंदकें खोदते थे। सोवियत हकाम के लिए ये लोग दुश्मन भी थे और मजदूर भी, जिन्हें या तो काम से खत्म कर दिया जाए या नजरियाती तौर पर बदला जाए। कुछ सोवियत अफसरान इन इतालियों को सिर्फ कैदी नहीं बल्कि मुमकिन नजरियाती साथी समझते थे। उनका ख्याल था कि अगर उन्हें दुरुस्त कम्युनिस्ट तालीम दी जाए तो ये मुस्तकबिल के वफादार इश्तराकी बन सकते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न में मौजूद इतालवी नुमाइंदे ने मास्को से दरख्वास्त भी की कि इन कैदियों के साथ बेहतर सलूक किया जाए, क्योंकि अगर उन्हें नरमी से रखा जाए तो ये नजरियाती भाई बन सकते हैं। कुछ इतालवी सिपाहियों ने रजाकाराना तौर पर ऐसे सियासी असर तालीम के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। वजह सीधी थी, ऐसे कैंप दूसरे कैंपों के मुकाबले में कम जानलेवा थे, खाना कुछ बेहतर था, पहरेदार निस्बतन नरम मिजाज थे। कई लोगों ने महज जिंदा रहने के लिए मार्क्सिज्म के सबक में दिलचस्पी जाहिर करने का ढोंग रचा लिया। ताहम उस अंधेरे में भी इंसानियत की चमक कभी कभार दिखाई देती। बच जाने वाले फौजियों ने बाद में बताया कि अगरचे सोवियत गॉर्ड सख्त थे, लेकिन रूस के आम शहरी अक्सर मेहरबान निकले। भूखे किसान जिनके पास खुद कुछ नहीं था, उन्हें रोटी का टुकड़ा या गर्म कपड़ा दे देते। कुछ ने बीमार कैदियों को काम से बचाने के लिए चुपके से मदद भी की, हालांकि उन्हें खुद सजा का खतरा होता। फिर भी अक्सरियत के लिए ये कैद सुस्त मौत थी। जब 1945 के अगस्त में वतन वापसी का अमल शुरू हुआ तो बहरुल काहिल में जंग भी जारी थी। जापान ने हथियार नहीं डाले थे, लेकिन सोवियत हुकूमत ने कैदियों की वापसी का फैसला कर लिया। ये एक गैर मामूली बात थी, मगर इस अमल को मुकम्मल होने में 1 साल से ज्यादा लग गया। 1946 के आखिर तक जो जिंदा बच्चे कमजोर, बीमार और खौफजदा आखिरकार इटली वापस पहुंचने लगे। मगर वो वतन जिसे वो लौटे वो इटली नहीं था जिसे वो छोड़कर गए थे। वो मुल्क का पहचान से बाहर बदल चुका था। जब 1943 में इटली ने इत्तेहादियों का साथ इख्तियार किया तो मुल्क 2 हिस्सों में बढ़ गया। शुमाल में मोसोलिनी का वफादार फाशिस्ट रियासती हिस्सा और जनूब में इत्तेहादियों के जेर तहफ्फुज बादशाहत। ये आलमी जंग के अंदर एक खाना जंगी थी और इसके जख्म दहाइयों तक भर न सके। मोसोलिनी के जवाल के बाद जनूब में मार्शल बडोग्लियो की क़यादत में एक नई हुकूमत बनी, जिसे नए आजाद इटली का नुमाइंदा कहा गया, फाशिज्म से पाक। मगर हकीकत में तब्दीली मामूली थी। फौजी अफसरान, सरकारी एहलकार, हत्ता के फाशिस्ट पार्टी के अरकान सब बदस्तूर इक़्तिदार में थे। इंसाफ के वादे किए गए कि फाशिस्ट जुराइम और जंगी मज़ाइल में मुलव्वस अफराद को सजा दी जाएगी, मगर इंसाफ मुंतखब था। एक चौंका देने वाली मिसाल जनरल मारियो रोटा की थी, जिसने स्लोवेनिया और क्रोशिया में नस्ल कशी की मुहिमात की निगरानी की थी। उसे सजा देने के बजाय नई हुकूमत ने उसे इतालवी फौज का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। उसने रोम में पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली चलाने के अहकाम तक जारी किए। बिलाखिर इत्तेहादियों की मुदाखलत पर ही उसे हटाया गया। इतालवी फौज की तत्हीर तकरीबन न होने के बराबर थी। पूरे के पूरे फाशिस्ट यूनिट
मसलन बदनाम जमाना ब्लैक शर्ट ब्रिगेड्स बराह रास्त शाही फौज में शामिल कर लिए गए, जो अफसर कल तक मोसोलिनी के वफादार थे अब नई हुकूमत के वफादार बन गए, जबकि फाशिस्ट अहदीदार बदस्तूर अपनी पेंशन वसूल करते रहे। तहम जैसे ही 1945 में शुमाली इटली में फाशिस्ट ताकत का खात्मा हुआ, अवामी फिजा यकसर बदल गई। मोसोलिनी का अंजाम पार्टीजीनों के हाथों गिरफ्तारी, कत्ल और मिलानों में लाश का लटकाया जाना इस इंतकाम की अलामत बन गया जो मुल्क भर में फैल चुका था। आजादी के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवामी अदालतें पीपल्स कोर्ट्स कायम हो गईं, जहां बदनवान अफसरान, फाशिस्ट सियासतदान और जंगी मुजरिमों पर मुकदमे चलाए जाने लगे। जंग के आखिरी महीनों में यहाँ तक कि जर्मनी की बाज़ाब्ता हथियार डालने के बाद भी अतालवी कैदियों की तकालीफ खत्म नहीं हुई। बहुत से लोगों के लिए अमन का मतलब आजादी नहीं था। जंग का इख्तिताम सिर्फ एक और अजियतनाक मरहले का आगाज था, नए आकाओं की कैद में जिंदगी। कुछ को जल्द रिहा कर दिया गया, लेकिन हजारों इतालवी अपने वतन वापस जाने के बजाय फ्रांस, युगोस्लाविया और सोवियत यूनियन जैसे ममालिक की कैद में चले गए। दो बड़े रास्ते ऐसे थे जिनसे इतालवी फौजी सोवियत कैंपों तक पहुंचे। कुछ मशरकी मुहाज पर तबाह कुन लड़ाइयों के दौरान रेड आर्मी के हाथों गिरफ्तार हुए, जबकि कुछ को सितम ज़रीफी से जर्मन कैद से आजाद करके सोवियतों ने दोबारा कैद कर लिया। दोनों गिरोहों के लिए अंजाम यकसा जालिमाना साबित हुआ। 1945 के दौरान पूरे बटालियन के थके हारे सिपाहियों को पोलैंड के अर्जी कैंपों से दूर दराज सोवियत मजदूर कैंपों में भेज दिया गया। एक ऐसा ही कैंप केरूफ के करीब वाक़ था जो बहुत सौ के लिए कब्रिस्तान बन गया। अंदाजन 65,000 इतालवियों में से जो सोवियतों के हाथ लगे, सिर्फ 20,000 के करीब वापस पहुंच सके। मरने वालों की शरह खौफनाक थी, 57% जो जर्मनी और रोमानियाई कैदियों से कहीं ज्यादा थी। ये हलाकतें सिर्फ कत्ल या तशद्दुद की वजह से नहीं थीं, बल्कि इन अजियतनाक हालात का नतीजा थीं जिनमें ये मर्द गिरफ्तार हुए। ज्यादातर इतालवी सिपाही स्टालिनग्राड की तबाहकुन शिकस्त के बाद पकड़े गए। वो डॉन दरिया के बर्फानी मैदानों में फंस गए थे। जब सोवियत जवाबी हमला शुरू हुआ तो इतालियों को 500 किलोमीटर बर्फ से ढकी मैदानों में पीछे हटना पड़ा, बगैर खुराक, बगैर गर्म कपड़ों और बगैर उम्मीद के। दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मजबूत तरीन सिपाही भी गिरने लगे। कई रास्ते में ही जमकर मर गए, दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि सर्दी, भूख और बीमारी से। जो बच गए उन्हें मवेशियों के बंद डब्बों में ठूंस कर दिनों तक बगैर खुराक और हवा के मशरिक की तरफ भेज दिया गया। जो कैंप उनका इंतजार कर रहे थे वो सर्दी, भूख और मशक्कत के जहन्नम थे। जो कभी फाशिस्ट ख्वाब के सिपाही थे, अब गैर मुल्की जमीन पर बर्फ साफ कर रहे थे। सोवियतों के लिए वो दुश्मन भी थे और मजदूर भी, ऐसे लोग जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता था या भुला दिया जा सकता था। कुछ सोवियत अहदी दायरों ने उनमें मौका देखा। उनका ख्याल था कि सही नजरियाती रहनुमाई से ये कैदी कम्युनिस्ट बन सकते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में इतालवी नुमाइंदे ने मास्को से दरख्वास्त की कि अगर इन कैदियों से नरमी बरती जाए तो वो नजरियाती भाई बन सकते हैं। चंद इतालवी रजाकाराना तौर पर ऐसे नजरियाती प्रोग्रामों में शामिल हुए। वजह सादा थी, सियासी तालीम के कैंप बाकियों से कम जालिमाना थे, खाना जरा बेहतर था और पहरेदार निस्बतन नरम। कई सिपाहियों ने महज जिंदा रहने के लिए मार्क्सिज्म की तालीम में दिलचस्पी जाहिर की। फिर भी इस अंधेर नगरी में इंसानियत की चंद झलकियां बाकी थीं। बच जाने वाले सिपाहियों ने बाद में बताया कि अगरचे मुहाफिज सख्त थे, लेकिन मकामी रूसी शहरी अक्सर मेहरबान थे। भूखे देहाती जो खुद कुछ नहीं रखते थे, रोटी बांट देते या गर्म कपड़ा पेश करते। कुछ किसानों ने बीमार कैदियों को काम से बचाने के लिए जान जोखिम में डाल दी। ताहम ज्यादातर के लिए सोवियत कैंप एक सुस्त मौत थी। अगस्त 1945 में जब वतन वापसी शुरू हुई तब भी जापान ने हथियार नहीं डाले थे, मगर सोवियत हुकूमत ने फैसला कर लिया कि कैदियों को वापस भेजना शुरू किया जाए। ये अमल 1 साल से ज्यादा चला। 1946 के आखिर तक जो जिंदा बच्चे, लॉगर, बीमार और खौफजदा वो आखिरकार इटली लौटे, मगर वतन अब वो नहीं रहा था जो वो छोड़कर गए थे। 1943 में जब इटली ने फरीक बदला तो मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया। शुमाल में मासोलिनी का फाशिस्ट इक़्तिदार और जनूब में इत्तेहादियों के ज़ेर साया बादशाह। ये जंग के अंदर एक खाना जंगी थी जिसके जख्म दहाइयों तक बाकी रहे। मुसोलिनी के जवाल के बाद जनूब में मार्शल बादोलियो की हुकूमत ने खुद को आजाद इटली के तौर पर पेश किया, लेकिन हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं था। वही अफसरान, वही ब्यूरोक्रेट्स और वही पार्टी एहलकार इक़्तिदार में रहे। इंसाफ के वादे किए गए कि फाशिस्ट ड्राइम का हिसाब होगा, मगर इंसाफ भी चुनाव पर मबनी था। एक चौंका देने वाली मिसाल जनरल मारियो रवाटा की थी, जिसने स्लोवेनिया और क्रोएशिया में नस्लकशी की निगरानी की थी। सजा देने के बजाय उसे इतालवी फौज का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। उसने यहाँ तक हुक्म दिया कि रूम में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायर खोला जाए। बिल आखिर इत्तेहादियों के दबाव पर उसे हटाया गया। फौज में भी सफाई नहीं हुई। फाशिस्ट ब्लैक शर्ट ब्रिगेड्स को शाही फौज में शामिल कर लिया गया। जो अफसर कुल मुसोलिनी के वफादार थे आज नए झंडे तले हल्फ उठा रहे थे। लेकिन 1945 में जब शुमाली इटली में फाशिस्ट हुकूमत गिरने लगी तो फजा बदल गई। मुसोलिनी की गिरफ्तारी, फांसी और लाश का अवामी नुमाइश के लिए लटकाया जाना, ये सब इंतकाम की अलामत बन गया। अवामी अदालतें वजूद में आई जिन्हें पीपल्स कोर्ट्स
कहा गया। गोरिल्ला रहनुमाओं के इशारे पर इन अदालतों ने फाशिस्टों और इनके हामियों को सजा दी, अक्सर मौत की, बगैर सबूत या मुकदमे के। इत्तेहादियों के ऐलान को नजरअंदाज कर दिया गया कि मसूलिनी की जमहूरिया के तमाम अरकान जंगी कैदी समझे जाएंगे। लोगों के लिए कानूनी तारीफों से ज्यादा अहम बदला था। मिलान और टोरियन जैसे शहरों में हुजूम ने जेलों पर धावा बोला, मुश्तबा फाशिस्टों को घसीटकर गलियों में मार डाला। हुकूमत ने इन कत्ले आम को रोकने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत कमजोर थी। रोम में एक साबिक जेल अफसर को, जिस पर तशद्दुद के इल्जामात थे, पार्टिजानों ने पकड़कर हलाक कर दिया। 1 साल बाद नकाबपोश बंदूक बरदारों ने जेल में दाखिल होकर 55 फाशिस्ट कैदियों को नींद में ही कत्ल कर दिया। जो मारे नहीं गए वो गंदे, भीड़ भाड़ वाले, बदबूदार कैद खानों में सड़ने लगे। कोलानो जेल जो चंद हजार के लिए बनाई गई थी, उसमें 30,000 से ज्यादा कैदी ठूंस दिए गए। नौजवान मिट्टी में सोते, गंदा पानी पीते और भूख से निढाल रहते। खवातीन की जेलें भी इसी हाल में थीं। रीड क्रास ने एक को गंदे पानी का जोहर करार दिया, लेकिन इन अजियतनाक हालात में भी बदनवानी जारी रही। 62 फाशिस्ट रिश्वत दे कर निकल गए। कुछ मुहावजों को खरीद लेते, कुछ जाली कागजात के जरिए स्विट्जरलैंड या स्पेन फरार हो गए। अगर ये कहानी आपको भी इतनी ही दिलचस्प लग रही है जितनी दर्दनाक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते तारीख के वो पोशीदा लम्हे सामने लाते हैं। जुरात, गद्दारी और बका की दास्तानें। आपका साथ इन भूली हुई आवाजों को दोबारा जिंदा करता है। 1946 तक तशद्दुद का तूफान थमने लगा। इटली जो थका हुआ और बटा हुआ था, अमन चाहता था, सिर्फ जंग से नहीं बल्कि अपनी यादों से भी। फाशिज्म से वाबस्ता बादशाहत को अवामी वोट से खत्म कर दिया गया। एक नया जमहूरी इटली वजूद में आया जो मगरिब की तरफ देखता था और माजी को भुलाना चाहता था। कौमी मसालत के नाम पर 22 जून 1946 को एक आम माफी का ऐलान हुआ। बज़ाहिर ये माफी थी, मगर हकीकत में हजारों फाशिस्ट और उनके साथी सजा से बच निकले। चर्च की हिमायत से ईसाई जमहूरी रहनुमाओं ने उसे मसीही बख्शिश करार दिया कि इंतकाम छोड़े बगैर मुल्क तामीर नहीं हो सकता। आम इतालवियों के लिए यह फैसला करवा था। जिन खानदानों ने अपने प्यारे खोए थे, उनके कातिल आजाद फिरने लगे। मगर कुछ ने इसे जरूरी कदम समझा नफरत के चक्कर से निकलने के लिए। नए इटली की सियासत में कैदियों की कुर्बानी कौमी शनाख्त का हिस्सा बन गई। हुकूमत ने एक नया बयानिया तराशा कि इटली जारह नहीं बल्कि जुल्म का शिकार मुल्क था। नाजी और सोवियत कैंपों में मरने वाले इटालवी इस कहानी के हीरो बना दिए गए। जिन्हें नाजियों ने सताया, वो गद्दार जर्मन इत्तेहादियों के धोखेबाज करार पाए, और जो सोवियत कैद में मरे, उनकी याद कम्युनिज्म के खिलाफ हथियार बन गई। इसके बरअक्स जो सिपाही अमेरिका या बरतानिया में कैद रहे, उन्हें तकरीबन भुला दिया गया, क्योंकि वो नई कौमी दास्तां में फुट नहीं बैठते थे। इटली को हीरो और शहीद चाहिए थे, शिकस्त खोर्दा यादें नहीं। आने वाले बरसों में सोवियत कैंपों से बचने वाले फौजियों ने याददाश्तें लिखी, भूख, सर्दी और जिल्लत के किस्से। कई ने कहा कि दहाइयां गुजरने के बाद भी वो रातों को चीख कर जाग जाते थे। मगर जब वो अपनी कहानियां सुनाने लगे तो बहुत कम लोगों ने सुना। कम्युनिस्ट हलकों में उनकी बातों को प्रोपेगेंडा कहा गया। नौजवान इतालवी जो मार्क्सिज्म से मुतासिर थे, उन्हें मुबालगा आराई समझते। खानदान बढ़ गए, भाई एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जाम लगाने लगे। लौटे हुए सिपाहियों के लिए नई इटली में कोई जगह नहीं थी। बहुत से बीमार, माजूर या जहनी तौर पर टूट चुके थे। जो पेंशन मिली वो जिंदगी गुजारने के लिए नाकाफी थी। कुछ ने बैरून मुल्क नई जिंदगी की तलाश की। जो बरतानवी या अमेरिकी कैंपों में रहे, अक्सर वहीं रुक गए या बाद में वापस चले गए यूरोप के मलबे से दूर नई शुरुआत के लिए। उनके लिए इटली एक याद बन चुका था, वतन नहीं। आखिरकार उन भूले बसे कैदियों की कहानी एक खामोश अलमिया है। वो एक ऐसी जंग के लिए लड़े जो बिखर गई, ऐसी कौमों के लिए मरे जो खत्म हो गई, और एक ऐसे वतन लौटे जो उन्हें भूल चुका था। उनकी जंग सुलह के साथ खत्म नहीं हुई, वो उनके ख्वाबों, खानदानों और जदीद इटली की रूह में जिंदा रही। जब हम दूसरी जंग अजीम को याद करते हैं, हम अमूमन फतूहात और मशहूर रहनुमाओं के बारे में सोचते हैं, मगर तारीख का असल बोझ इन गुमनाम जिंदा बच जाने वालों पर है। वो मर्द जो कैद में जलील हुए मगर जिंदा रहे, उनका दुख हमें याद दिलाता है कि जंग का इख्तिताम हमेशा दुख का इख्तिताम नहीं होता, और अमन बाज के लिए कभी वाकई नहीं आता।